आज इस युद्ध का 35वां दिन है और ये 35 दिन राष्ट्रपति ट्रंप के अलग अलग रूप दिखाते हैं, जिन्हें आप 35 शेड्स ऑफ ट्रंप भी कह सकते हैं। इन 35 शेड्स ऑफ ट्रंप में राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तित्व दुनिया को कंफ्यूज करता है। राष्ट्रपति ट्रंप कभी खुद को शांति लाने वाला नेता बताते हैं, कई देशों के बीच के युद्ध को रुकवाने वाला सबसे बड़ा शांति का मसीहा बताते हैं, तो कभी युद्ध को और भड़काने वाली भाषा बोलते हैं, कभी वो अमेरिका को सुरक्षित बनाने की बात करते हैं, तो कभी ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे दुनिया अस्थिर हो जाती है। उनकी राजनीति में एक पैटर्न साफ नजर आता है, बड़े दावे, कड़े शब्द, अचानक फैसले। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति है या ये सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता है। ट्रंप का एक शेड वो है जहां वो ताकत दिखाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार दिखते हैं, गुजरने को। पुलों, पाइपलाइंस, बुनियादी ढांचे पर हमले की खुली धमकियां देते हैं। दूसरा शेड वो है जहां वो बातचीत, समझौते की बात करते हैं। यही दोहरापन उनकी राजनीति को सवालों के घेरे में लाता है। संक्षेप में कहें तो 35 शेड्स ऑफ ट्रंप उसी उलझन का नाम है, जहां राष्ट्रपति के कई चेहरे हैं, लेकिन हर चेहरा अपने साथ नए विवाद, नई अनिश्चितता लेकर आता है। ये माना जाता है पूरे विश्व में कि जब डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठेंगे, वो एक नए वर्जन में लॉन्च होंगे, वो एक नई बात कहेंगे, और उन्होंने कभी लोगों को निराश भी नहीं किया। वो अचानक और अचंभित करने वाली बातें रोज करते हैं। 35 दिन बीत गए, 35 शेड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध के लिए शुरू में 5 लक्ष्य दिए थे, जिनमें से एक भी लक्ष्य हासिल ही नहीं हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा था कि वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। लेकिन आज 35 दिन बाद भी अमेरिका को इसमें कामयाबी मिली नहीं है। CNN के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है कि ईरान के 55% मिसाइल लॉन्चर्स अब भी सुरक्षित हैं। ईरान शायद 136 जैसे जो आत्मघाती ड्रोन्स बनाता है, उन्हें लॉन्च करता है, उसकी 50% क्षमता बरकरार है। राष्ट्रपति का दूसरा लक्ष्य क्या था? राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा लक्ष्य था ईरान की नौसेना को पूरी तरह खत्म कर देना, लेकिन यह लक्ष्य भी पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। आज भी ईरान की नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंगर डालकर बैठी है और खुद अमेरिका की नौसेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। पूरी तरह से ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा है। राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हॉर्मुज के तेल की कोई जरूरत नहीं है, और जिसे जरूरत है खुद जाए, खुद ही रास्ता खुलवाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये तो बताए कि पहले हॉर्मुज खुला ही था, युद्ध छेड़कर आपने इसको बंद करवाया। राष्ट्रपति ट्रंप का तीसरा लक्ष्य हिजबुल्लाह, हूती, इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को जड़ से मिटाना, लेकिन इसमें भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। हिजबुल्लाह और हूती अब भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इराक में भी ईरान के मिलिशिया ग्रुप अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि इराक में मिलिट्री ठिकाने नष्ट होने से अमेरिकी सैनिकों को होटल में छिप कर रहना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का चौथा लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। क्या यह लक्ष्य हासिल हुआ है? इसका पूरा जवाब और सच से जुड़ा हुआ जवाब किसी के पास नहीं। आज भी वो खुद ही बता रहे हैं कि ईरान के पास 440 ग्राम यूरेनियम है, सुरक्षित रखा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि वो यूरेनियम ईरान उनको सौंप दे, जिसमें वो 440 जो किलोग्राम यूरेनियम है, उसमें से कम 11 परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप का 5वां लक्ष्य ईरान में रिजीम चेंज। ये सच है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म करने में अमेरिका और इजराइल को कामयाबी मिली, लेकिन रिजीम चेंज कौन सा चेंज हुआ? अगर ईरान को बस एक नए आयतल्ला मिल गए, आयतल्ला अली खामेनेई की जगह उनके बेटे आयतल्ला मुश्तबा खामेनेई। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान के सभी पुराने नेता मारे जा चुके हैं, उनकी जगह आए नए नेता कम कट्टर हैं, इसलिए रिजीम चेंज हो चुका है। ऐसा है ही नहीं। हाँ, जो पहले से राष्ट्रपति पेजेश्कियान थे वो अब भी बने हुए हैं, और जो पहले से अब्बास अरागची विदेश मंत्री थे वो अभी भी बने हुए हैं। बाकी की पुरानी लीडरशिप तो जस की तस बनी हुई है। हकीकत यह है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना हकीकत तो यह है कि ईरान में रिजीम चेंज जैसा कुछ हुआ नहीं है। ईरान में अब भी इस्लामिक सरकार का शासन है। आयतल्ला खामेनेई की जगह उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई है। अब तो और ज्यादा कट्टर नेता और IRGC के कमांडर्स ईरान की कमान संभाल रहे हैं। इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप अपने किसी भी लक्ष्य में हासिल कामयाब नहीं हुए। उल्टा उनका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि इस युद्ध से उन्होंने दुनिया के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी।
तो कौन सी है वो नई परेशानी? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस युद्ध से पहले खुला था, उसे युद्ध ने बंद करवा दिया। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही मुफ्त होती थी, अब वहां ईरान टैक्स वसूलने की बात कह रहा है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो गई। जो कच्चा तेल इस युद्ध से पहले $68 प्रति बैरल था, वो अब $109 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजार रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। निवेशकों के 1070 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ऊपर से 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भयानक संकट। सब इस युद्ध की देन है। इस युद्ध के कारण नेटो का भविष्य भी धुंधला दिख रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस युद्ध के खत्म होते ही अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा और 1949 में बना नेटो कहीं टूट ना जाए, इस पर पूरी चर्चा छिड़ गई है। क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है वो इससे अलग होगा। आखिर वो इसमें इतना पैसा क्यों देता रहे अगर नेटो देश उसकी युद्ध में मदद नहीं कर रहे? यानी इस युद्ध की बैलेंस शीट खोलिए अपने सामने, तो इस युद्ध की बैलेंस शीट ये बताती है कि अमेरिका ने इस युद्ध से पूरी दुनिया को एक बड़े नुकसान की तरफ धकेल दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को स्वीकार कहां कर रहे हैं। वो अभी यही कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देगा। आप अमेरिका के रक्षा मंत्री देखिए, पीट हेग्सेथ का ये एक्स पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है बैक टू द स्टोन एज। इस पोस्ट को एक्स पर 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख बार देखा गया है। व्यूज बता रहे हैं हम आपको। इस पर दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरान की एम्बेसी ने अमेरिका का मजाक भी उड़ाया। ये लिखा है कि जब अमेरिका के लोग गुफाओं में पत्थर से आग निकालना सीख रहे थे, तब ईरान में साइरस द ग्रेट लोगों को उनके मानवाधिकार बता रहे थे। उस वक्त इन मानवाधिकारों को मिट्टी के एक सिलेंडर पर कीलाकार लिपि में लिखा गया था, जिसे बाद में दुनिया ने साइरस सिलेंडर का नाम दिया। आज भी इस साइरस सिलेंडर को चुराकर इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखा गया है और ईरान इसे भी दिखाकर यह पूछ रहा है कि उसे पाषाण युग में भेजने से पहले अमेरिका उसका असली इतिहास तो जरा पढ़ ले। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, जो दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं में से एक था। ईरान में जो ज़ैग्रोस माउंटेन्स हैं, वहां इसी पाषाण युग में इंसान जानवरों के शिकार से खेती की तरफ बढ़ा। उस युग में गेहूं और जौ उगाने से खेती की शुरुआत हुई। माना जाता है कि पर्शिया से ही इंसानों ने भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया। पर्शिया ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, गेंगिस खान, ऐसे ऐसे धुरंधरों की सेनाओं के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन अपना अस्तित्व जिंदा रखा। उसका अस्तित्व आज भी मौजूद है। ईरान की सभ्यता और उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट की चर्चा दुनिया में होती है। आज भी आईक्यू के मामले में ईरान के लोग पूरी दुनिया में 4थे स्थान पर आते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 18वें स्थान पर आते हैं। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल आईक्यू टेस्ट द्वारा जारी की गई है। अमेरिका में साक्षरता दर 79%, 79%। ईरान में साक्षरता दर 89% है। ईरान में महिलाओं की साक्षरता दर 86% है, 86%। ईरान में साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वालों में 72% महिलाएं होती हैं। ईरान में महिलाओं की शिक्षा का स्तर ऐसा है कि वहां पुरुषों को कॉलेजेस में दाखिले के लिए आरक्षण मिलता है। इसका कारण यह है कि ईरान की हर महिला उच्च शिक्षा को हासिल करती है। वहां नेताओं और सैन्य अधिकारियों की शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा है। जब यह युद्ध शुरू हुआ, तब से आप ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी को जरूर देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे। वहीं ईरान की तरफ से उसका पक्ष पूरी दुनिया के सामने आजकल रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास गणित के विषय में बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्री है। उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की में PhD की है। वो कुरान के हाफिज हैं, जिन्हें मुंह जुबानी पूरी कुरान याद है। उन्हें फारसी के अलावा अंग्रेजी, अरबी, हिब्रू भाषा आती है। वो सैन्य नेतृत्व की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि ईरान को अमेरिका जिस रूप में देख रहा है, क्या वो वाकई में वैसा है। इसके अलावा जब आप ईरान के बारे में सुनते हैं तो आपको यही लगता होगा कि वहां गरीबी होगी, मिट्टी के घर होंगे, विकास नहीं होगा, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होंगी। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ईरान की तस्वीरों को देखिए, जहां आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी। तेहरान में आपको बुर्जे मिलाद नजर आएगा, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में होती है। ये 435 मीटर ऊंचा है। ईरान में मेट्रो है। ईरान में सड़कें ऐसी हैं जहां कई तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, यूरोप जैसा लगेगा। आप खुद इन तस्वीरों को जरा देखिए।
तक ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण आइसोलेशन में रहा, इसीलिए उसके बारे में ये बातें बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी और शायद अमेरिका ने भी अपना होमवर्क अच्छे से किया नहीं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सुरक्षा के मापदंडों की कमी की वजह से कितने विदेशी सैलानी ईरान जा पाते हैं और ईरान की तस्वीर पूरी दुनिया तक पहुंचती है, ये भी एक चिंता है। लेकिन अब जब अमेरिका ईरान को पाषाण युग यानी मानव इतिहास के सबसे शुरुआती दौर में पहुंचाने की बात कर रहा है, तब ईरान कह रहा है कि अमेरिका को उसका इतिहास अच्छे से जरा पढ़ लेना चाहिए।